हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों का चल रहा था भारत का भूगोल। ठीक है, इसके तहत हम लोग बीपीएससी में पूछे गए 75 ज्योग्राफी के प्रश्न को यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के प्रश्न को देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 76 नंबर से आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गद्दी लोक निवासी है। ए मध्य प्रदेश के, बी हिमाचल प्रदेश के, सी अरुणाचल प्रदेश के और डी मेघालय के। तो इसका सही आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश के। यानी कि देखिए गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बोडो निवासी है। यानी बोडो निवासी ये कहाँ की है? तो ये गारो पहाड़ी, बी संथाल परगना, सी अमेजन बेसिन और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा गारो पहाड़ी के अंदर है। ठीक है, यानी बोडो निवासी ये एक निरी जातीय और बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। यानी गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ियां हैं, वहीं पर ये बोडो निवासी निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गारो जनजाति है। ए असम की, बी मणिपुर की, सी मिजोरम की और डी मेघालय की। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर चयन करना संभव नहीं है। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। अतः उपयुक्त में किसी भी विकल्प का चयन करना संभव नहीं है। यानी कि ये जो है आपका कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में तो पाई जाती ही हैं, साथ साथ असम में भी पाई जाती है और मिजोरम, ये तीनों राज्य में पाई जाती है, जिसके कारण ही इसका चयन करना संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे की लगभग है 6000 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 6000 मीटर तक होती है। यानी ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की सबसे बड़ी वाह नदी। ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा नदी और डी नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर होगा सी नदी यानी गंगा नदी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312। यानी नर्मदा जो है ये 1312 और गंगा कितना है 2525। ठीक है, पहले 2510 था अब लेकिन 2525 दे रहा है। गोदावरी कितना है? गोदावरी है आपका 1465, ये आपका 1465 km है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। महानदी मात्र 851 है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये वाराणसी, बी पटना, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ए ब्रह्मपुत्र, बी सतलज, सी सिंधु और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा और डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा डी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, यानी मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ जो है ये जयमोली, तीस्ता, कामेक, सुबनमिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिशांग और कोपिली है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ए नर्मदा, बी सोन, सी गोदावरी, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा ए नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। तो इसका सही आंसर होगा यानी ए 1 नंबर और 2 नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, ये में देखिएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसका सही आंसर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यानी भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3
प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए कावेरी नदी के बारे में बात हो रही है। तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र में प्रभावित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं किसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोन नर्मदा महानदी निकलती है ए पलामू पहाड़ से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से और डी अरावली से। तो इसका सही आंसर होगा बी अमरकंटक से। यानी नर्मदा, सोन और महानदी तीनों नदियां का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दामोदर नदी निकलती है ये तिब्बत से, बी छोटानागपुर के पठार से, सी नैनीताल के पास से और डी सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो इसका सही आंसर होगा छोटानागपुर के पठार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छोटानागपुर के पठार से। यानी दामोदर नदी छोटानागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है, ए ताप्ती, बी कृष्णा, सी लूनी, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा लूनी। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, लूनी होगा। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रभावित होने के पश्चात यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किया है, ए सोन, बी गंडक, सी कोसी और डी गंगा नदी। तो इसका सही आंसर होगा सी कोसी। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मानसून पर मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, बी मध्य एशिया की ठंडी हवा, सी तापमान की अति एक समानता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आम्र वर्षा है, आमों की बौछार, बी आम का टपकना, सी बिहार में बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा और डी आम की फसल। तो इसका सही आंसर देना संभव नहीं है। यानी कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तरित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लोसम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तरित झंझावत के साथ वर्षा को काल वैसाखी कहा जाता है। तथा दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल और डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा बी तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून, जिसको लौटते हुए मानसून से कहते हैं, से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चेरापूंजी अवस्थित है, ए असम राज्य में, बी मणिपुर राज्य में, सी मेघालय राज्य में और डी मिजोरम राज्य में। तो इसका सही आंसर होगा सी मेघालय राज्य में चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। माओसिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सुमेलित कीजिएगा। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और इधर है प्रदेश, जैसे बाढ़ के लिए कौन सा प्रदेश फेमस है, तो ए का 3 नंबर होगा उत्तर प्रदेश का बिहार का मैदान। भूकंप के लिए कौन प्रसिद्ध है, भूकंप के लिए हिमालय का गिरिपद क्षेत्र। सूखा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो मध्य पूर्वी भारत। और डी चक्रवात, ये जो है चक्रवात किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 2 यानी झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कड़ेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, बी गढ़वाल हिमालय में, सी नेपाल हिमालय में और डी पूर्वी हिमालय में। तो इसका सही आंसर होगा ए कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट देखिएगा, रेगूर किसका उपनाम है, लाल मिट्टी का, बी जलोढ़ मिट्टी का, सी काली मिट्टी का, डी लेटराइट मिट्टी का। तो इसका सही आंसर होगा सी काली मिट्टी का।
नेक्स्ट देखिएगा रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, ए महाराष्ट्र में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश में, डी झारखंड में। तो इसका सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेगूर नाम है लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, सी कछाड़ी मिट्टी का, डी लेटराइट मिट्टी का। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी का। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, सी वनारोपण द्वारा, डी पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका सही आंसर होगा वनारोपण द्वारा, यानी मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वही सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं, जैसे वृक्षारोपण, सोपानी या समोच्च कृषि, अतिचारण और एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। तो इसका सही आंसर वनारोपण दिया है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, ए भाबर, बी बांगर, सी खादर, डी खोंडोलाइट। तो इसका सही आंसर होगा बी बांगर, यानी पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जो जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा सी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट देखिएगा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, ए 20.7, बी 21.7, सी 22.7 और डी 23.7। तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय ए आंसर होगा, लेकिन वर्तमान समय में इसका आंसर ए नहीं होगा। ठीक है, वर्तमान समय में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1% 24.56% है। अगर वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, 24.56% होगा। ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के कुल 20.64% के आसपास क्षेत्र पर वनों का विस्तार था, लेकिन यदि हम लोग देखिएगा इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो इसके आधार पर यदि वर्तमान वनावरण जो है कितना है, वनावरण 21.67% तथा वन एवं वृक्षारोपण यानी टोटल 24.56% है। ज्ञातव्य है कि बिहार में यह वनावरण जो है 7.76, यानी बिहार में यदि पूछा जाए तो 7.76% वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन। लेकिन प्रतिशत के मामला में देखेंगे तो ये मिजोरम सबसे अधिक है। ठीक है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम, अभी मैंने बताया। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, और ये मिजोरम में कितना 1% पाया जाता है, मिजोरम में जो पाया जाता है ये भी आप देख लीजिएगा अधिकतम कि ये 85.41%, 85.41% मिजोरम में वन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा सी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा, सी महाराष्ट्र। यानी कि देखिएगा दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 48 है, जबकि संघ राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 96 है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक संख्या राज्य की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या है ए 6000, बी 16000, सी 60000 और डी 10600। तो इसका स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 12852 तेंदुआ के होने का अनुमान है, इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 21, 31, 36 और 40। तो इसका सही आंसर होगा बी 31। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सारण सिंचाई नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है सोन से, गंगा से, सी कोसी से और डी गंडक से। तो इसका सही आंसर होगा डी गंडक से। ठीक है,
यानी गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो ये 45वां बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। ए सोन, बी कोसी, सी गंडक और डी मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर होगा सी गंडक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की, बी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, सी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, डी पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो इसका सही आंसर होगा ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। ए रावी, बी सिंधु, सी चिनाब और डी सतलज। तो इसका सही आंसर होगा डी सतलज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी और डी महानदी। तो इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी। ठीक है, यानी शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका उपवा क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। ये नर्मदा पर, बी महानदी पर, सी गोदावरी पर, डी चंबल पर। तो इसका सही आंसर होगा बी महानदी पर। ठीक है, अब महानदी में इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या। अब देखिए हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई है। एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर 61 मीटर ऊंचा और 4301 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। ए दामोदर, बी बराकर, सी कोनार और डी बोकारो। तो इसका सही आंसर होगा बी बराकर नदी। यानी ये कौन से नदी पर बनाया गया है, बराकर नदी। यानी मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में ही इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा भारत में कौन सी कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है। सहकारी समितियां, बी व्यापारिक बैंक और सी क्षेत्र ग्रामीण बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। यानी भारत में कृषि एग्रीकल्चर फाइनेंस के प्रमुख स्रोत है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। विभिन्न मौसमों पर दो फसल, एक ही साथ दो फसल, अन्य फसल के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विभिन्न फसलों पर दो फसल। यानी कृषि में युग्म पैदावार से आशय है विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना। एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ए गन्ना, बी कपास, सी जूट, डी गेहूँ। तो इसका सही आंसर होगा डी गेहूँ। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, सी पटसन के उत्पादन में और डी गेहूँ के उत्पादन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी गेहूँ के उत्पादन में। नेक्स्ट प्रमुख खाद्य फसल है ये गेहूँ, बी चावल, सी मकई, डी दलहन। तो इसका सही आंसर होगा बी चावल। नेक्स्ट भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। ए केरल और तमिलनाडु, बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, सी पूर्वोत्तर क्षेत्र और डी सिंधु गंगा का मैदान। तो इसका सही आंसर होगा बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खड़ी फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्रों में ही विस्तृत है।
नेक्स्ट देखिएगा, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी मक्का, सी जौ और डी चावल। तो इसका सही आंसर होगा डी चावल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? ए मूंगफली, बी ज्वार, सी चावल और डी गेहूं। तो इसका सही आंसर होगा सी चावल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा बी गुजरात। यानी गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र ये क्रमशः उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम। ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, डी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उससे कम होता है महाराष्ट्र में, उससे कम तमिलनाडु में, उसके बाद फिर कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ये गन्ना, बी जूट, सी गेहूं और डी मूंगफली। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी मूंगफली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? मूंगफली। यानी कि देखिएगा, ये शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है और जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा सी केरल। इसका सही उत्तर क्या होगा? केरल। यानी भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश में कुल रबर उत्पादन का लगभग 75.68% भाग पैदा किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टयम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा बी केरल। यानी कि देखिएगा, केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ए चावल, बी चाय, सी तिलहन और डी दाल। तो इसका जो है प्रश्नकाल के दौरान जो है भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश था। FAO के अनुसार वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, यानी चीन पहला हो गया है, दूसरा बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन में उपभोक्ता में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर दाल होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? दाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ए काननदेव, बी नीलगिरी, सी दार्जिलिंग और डी गिरनार। तो इसका सही आंसर होगा डी गिरनार। इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यानी काननदेव पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास है और मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया था। डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ए चिकमंगलूर, बी कुर्ग, बाबा बुदनबुड़ी और पुलनेज। तो इसका सही आंसर होगा डी पुलनेज। यानी कि देखिएगा, इसका व्याख्या, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेल्लियम पेथिस क्षेत्र, तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलई क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी पुलनेज। ठीक है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। ये चाय, बी अनाज, सी पेट्रोलियम, डी पेट्रो रसायन। तो इसका सही आंसर होगा ये
चाय का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, ये आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 9.9 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें 8.06 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। दूसरे क्रम में जूट उत्पादक राज्य बिहार है। ठीक है, बिहार का पूर्णिया क्षेत्र। ठीक है, भारत में राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि बिहार का स्थान ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी द्वितीय है। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी ओडिशा में और डी पंजाब में। तो इसका सही आंसर होगा डी पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा डी झारखंड। यानी कि देखिएगा कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत में चांदी के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा डी झारखंड। 139 नंबर देखा जाए, 139 नंबर में है कि निम्न खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, चादरी अवरक, बी तांबा, सी जिप्सम और डी लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर होगा ए चादरी अवरक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है, ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा बी झारखंड। नेक्स्ट देखिए भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य बताइए, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा सी बिहार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, बिहार। यानी प्रश्नकाल में मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से अपतटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रमशः इस प्रकार छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, ए बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और डी बिहार, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ए बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, ए ओडिशा और बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। तो इसका सही आंसर होगा बी छत्तीसगढ़ में है, यानी ये बी कहाँ है, छत्तीसगढ़। यानी कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, ए चूना पत्थर, बी पिच ब्लेंड, सी रूटाइल और डी हेमेटाइट। तो इसका सही आंसर होगा पिच ब्लेंड। एक्चुअली ये पिच ब्लेंड डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है, इसका प्रतीक आर ये है। इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंडी यानी इसे यूरेनियम अयस्क भी पिच ब्लेंड से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा भारत में पहली पनबिजली शक्ति केंद्र हुआ है, पाईकारा में, बी कोयना में, सी भाखड़ा नंगल में, डी शिव समुद्र में। तो इसका सही आंसर होगा डी शिव समुद्र में। इसका सही आंसर क्या होगा, शिव समुद्र में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में ऊर्जा उत्पादन व उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, बी विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है और सी भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, डी भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, यानी भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? ए, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिक ऊर्जा जनन। बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौहअयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। और सी, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में से भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी। और डी, स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? 34 और 16,000, बी 44 और 24,000, सी 54 और 16,000 और डी 64 और 40,000। तो इसका सही आंसर होगा डी 64 और 40,000। तो इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नानुसार जो देखेंगे 2001-2 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64, लंबाई 40,000 किलोमीटर थी। ठीक है। लेकिन 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। यानी कितने हैं? 599। और इसकी कुल लंबाई 1,32,500 1,32,500 है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। ये 1853, बी 1854, सी 1855 और डी 1859। तो इसका सही आंसर होगा 1853। ठीक है। क्या इसका सही होगा? 1853। यानी भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 6.5 फीट, 5.5 फीट, 5 फीट और 4.5 फीट। तो इसका सही आंसर होगा 5.5 फीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मरमागुआ पत्तन स्थित है उड़ीसा में, बी तमिलनाडु में, सी गोवा में, डी केरल में। तो इसका सही आंसर होगा गोवा में। यानी मरमागुआ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। यह एक निर्यात प्रधान बंदरगाह है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। यानी सी महाराष्ट्र में है। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 65,544.54 करोड़ रुपए होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। ये चंडीगढ़ में, बी भरतपुर में, सी गुड़गांव में और डी गांधीनगर में। तो इसका सही आंसर होगा सी गुड़गांव में। यानी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, पूर्व नाम इसका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम। ए भारती, बी स्वागतम और सी हिंदुस्तान और डी मैत्री। तो इसका सही आंसर होगा ए भारती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ए कैम्बे की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, सी कच्छ की खाड़ी, डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ए कैम्बे की खाड़ी। ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग भारत का भूगोल में कल यानी इसके पहले वाला वीडियो 1 और वीडियो 2 दोनों मिलाकर के 155 प्रश्नों को देखे हैं। ठीक है। तो ये दूसरा वीडियो में 76 से 155 तक के प्रश्नों को समाहित किया गया है। ठीक है। ये निश्चित रूप से किसी न किसी ये 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक पूछे गए प्रश्नों का संग्रह वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिया हूँ। ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार सुन लीजिए, निश्चित रूप से इससे याद हो जाएगा। ठीक है। और बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।